वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किसी चीज़ को अगर आप आग पर रख दें अर्थात गर्म कर दें तो उसके आकार प्रकार में परिवर्तन आ जाता है। और परिवर्तन कैसा होता है? वो चीज़ फैलती है, एक सामान्य प्रक्रिया है। किसी भी चीज़ को आप गर्म करेंगे तो उसमें प्रसार होगा। अब प्रसार होता है अर्थात उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आ रहा है, बड़ा परिवर्तन आ रहा है। उसकी अणुओं की संरचना, परमाणुओं की संरचना, ये सब प्रभावित हो रही है। इसका यही मतलब है। तो ये बात सही है। प्रसार की प्रक्रिया जो है वो किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए असल में होती है। और एक सीमा से बाहर जब आप तापमान उस पदार्थ को दे देंगे, मतलब जितना वो सह सकता है उससे ज़्यादा, तो उसकी अवस्था बदल जाती है। गर्म करके आप उसका हुलिया बिगाड़ सकते हैं। ठोस को द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को गैस में बदल सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने पीछे देखी थी। यहाँ हम कुछ चंद परिभाषाओं को देखेंगे जो कि काफ़ी अच्छी हैं और जानने लायक। इसमें से ज़्यादातर चीज़ें आप जानते भी हैं। पहली चीज़ है गलन। गलन का मतलब है कि कोई चीज़ मेल्ट हो रही है, मेल्टिंग की प्रक्रिया है, पिघल रही है। तो यह जो प्रक्रम है इसमें आप ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं। ठोस पदार्थ कुछ भी हो सकता है, वो लोहे का टुकड़ा हो सकता है, जमी हुई बर्फ़ हो सकती है, वो भी ठोस है, पानी की जमी हुई अवस्था। तो ठोस पदार्थ जो है उसको आप एक तापमान तक गर्म कर रहे हैं, उसके बाद उसकी अवस्था बदल जा रही है, यानी वो द्रव में परिवर्तित हो जा रहा है। तो यह जो प्रक्रिया है इसको गलन कहा जाएगा, यानी मेल्टिंग। एक चीज़ और कही गई कि वह ताप जिस पर कि ठोस पदार्थ पिघल जाता है और वायुमंडलीय दाब पर अपनी अवस्था बदलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे उस पदार्थ का गलनांक कहा जाता है। वो बिंदु जहाँ पर जाकर उसकी अवस्था बदलने लगे। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बर्फ़ पिघलकर पानी बनती है, ठीक। और बर्फ़ का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस इसीलिए होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो जमकर बर्फ़ बन जाता है और वही 0 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उस पर बर्फ़ पिघलकर पानी बनती है। यहाँ वो गुप्त ऊष्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काम करता है, लेकिन उसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं और आगे जब जगह आएगी तब करेंगे। फिलहाल यहाँ देखें, ये आप जानते ही हैं कि ठोसों के गलनांक अलग अलग होते हैं। अलग अलग ठोस है तो उनके लिए जो गलन बिंदु है, यानी जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है, वो भिन्न भिन्न होगा। जैसे कि बर्फ़ के लिए आपने देखा माफ़ कीजिएगा 0, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। मोम का जो गलनांक है वो होता है 63 और लोहे के लिए काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है इसे पिघलाने के लिए, 1535 डिग्री सेल्सियस, अच्छा खासा तापमान। तो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों का मतलब यहाँ पर दोनों से है, अणुओं से भी और उनके अंदर घुसे हुए परमाणुओं से भी। तो इनके बीच में आकर्षण बल की माप से है, ठीक। मतलब किसी पदार्थ के जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, उनके बीच में परस्पर आकर्षण होता है, तभी पदार्थ का अस्तित्व बना रह पाता है। तो आकर्षण बल की भी अपनी एक क्षमता होती है, उसके बाहर अगर उसे तोड़ने का प्रयास किया जाए तो वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ हम गर्म करके एक्चुअली क्या कर रहे हैं, उसके अणुओं के बीच में या उसके परमाणुओं के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ढीला कर रहे हैं ताकि उसकी अवस्था बदल जाए। तो बस वही बात है। और यही चीज़ यहाँ कहा गया, ठोस पदार्थ का गलनांक जितना ज़्यादा होगा, जैसे लोहे का आपने देखा कि गलनांक काफ़ी उच्च है, ऐसे ही और भी पदार्थ होते हैं जिनका कि गलनांक लोहे से भी ज़्यादा ऊंचा होता है। तो ठोस पदार्थ का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट जितना हाई लेवल का होगा, इसका मतलब ये होता है मेल्टिंग पॉइंट का कि उसके कणों के बीच का जो आकर्षण है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब उतना ज़्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि उसके परमाणुओं और अणुओं के बीच में जो प्यार मोहब्बत है वो काफ़ी तगड़ी है। जैसे आपने लोहे में देखा ना, तो अणुओं के बीच का आकर्षण यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, इसी वजह से हमें ज़्यादा टेम्परेचर देने की आवश्यकता हुई। इसके बाद जो अगली प्रक्रिया है वो है ऊर्ध्वपातन। यहाँ पर बीच की अवस्था गायब हो जाती है, यानी ठोस से सीधे सीधे जो पदार्थ है वो गायब हो जाएगा। आप खोजने लगेंगे गया कहाँ, और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। गर्म करने पर देखिए, यहाँ हीट की बात तो है ही है, बिना गर्म किए कोई काम होने वाला नहीं है। तो गर्म करने पर ठोस जो है वो सीधे अगर वाष्प में बदल जाते हैं, और इसका उल्टा भी होगा। देखिए, ठंडा अगर आप कर दें, गर्म करने पर क्या हुआ, ठोस से सीधे वाष्प बन गया, यानी गैस अवस्था में चला गया। और उसी वाष्प को अगर आप ठंडा कर देते हैं तो वो सीधे सीधे फिर ठोस बन जाए। ऐसा ना हो कि पहले लिक्विड बने उसके बाद तब जमाना पड़े तो ठोस बने, ऐसा नहीं। तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है ये रिवर्सिबल हो गया, इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और ऐसे कई सारे पदार्थ आपको मिल जाएंगे, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, नेप्थलीन की जो गोलियां आती हैं, आप कीड़ों से बचाने के लिए बक्से और अलमारियों में डालते हैं, वो भी इसी प्रकार की होती हैं। आप देखते हैं ना, कपड़े के बक्से में आपने डाल दिया अगर, वो फिनाइल की गोली ऐसे कहा जाता है,
और असल में वो नेप्थलीन की होती है। तो आप डालते हैं और उसके बाद 2 महीने बाद आप खोलते हैं तो वो गोलियां छोटी छोटी हो जाती हैं, मतलब उनका आकार जो है वो डिक्रीज होने लगता है। वजह क्या है कि यही जो सब्लिमेशन है वो उनके ऊपर काम करता है, वो गैस में कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसे ही आयोडीन होता है, कपूर होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये ऊर्ध्वपातन के प्रोसेस में हिस्सा लेती हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी। अब इसके बाद जो अगली प्रक्रिया है वो है क्वथन। क्वथन की प्रक्रिया में क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कि अगर आप किसी द्रव पदार्थ को बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं, मतलब हर पदार्थ की अपनी एक सह सीमा होती है, तो उसकी सहनशीलता से ज़्यादा उसे तपा देते हैं तो उसकी अवस्था बदल जाती है और वो गैस बन जाता है। इसी को कहा जाता है क्वथन। और वह टेम्परेचर, वह तापमान जिस पर कि वो लिक्विड उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है और वायुमंडलीय दाब जो वहाँ मौजूद है उस पर तीव्रता से गैस में बदलने लगता है, उसे कहा जाता है क्वथन बिंदु। ठीक, अब यहाँ पर देखें कि जो क्वथनांक है या क्वथन बिंदु है वो अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि पानी के लिए जो क्वथनांक है वही चीज़ आपके शहद के साथ होगी या पेट्रोलियम के साथ, मतलब कोई भी पदार्थ हो सकता है, सबके उबलने का एक बिंदु होता है, एक टेम्परेचर अलग अलग होता है। पानी के लिए 100 है, पारे के लिए क्या होता है 357, पानी से ज़्यादा उसे चाहिए होता है। इसके बाद जो अगली प्रक्रिया है वो है कंडेंसेशन यानी संघनन। इसे द्रवण भी कहा जाता है। द्रवण का मतलब द्रव में बदलने की अवस्था। तो गैस से या वाष्प आप कह सकते हैं, वहाँ से सीधे सीधे द्रव में परिवर्तन, यहाँ उल्टा है। क्वथन का ये जस्ट अपोजिट है। अगर आप गैस को ठंडा कर दें, अब गैस कैसी है इस पर निर्भर करेगा, लेकिन अगर आप ठंडा कर दें तो वह अपनी अवस्था बदल लेती है और वो जम जाती है। तो जमेगी कैसे, गैस सीधे सीधे या तो जम जाए तो ठोस में बदल जाए, वो अलग बात है, वो ऊर्ध्वपातन में हमने देख लिया था। यहाँ क्या होगा, पहले वो द्रव में बदलेगी और उसके बाद भी अगर आप ठंडा करना जारी रखते हैं तो वो ठोस में बदल जाएगी। लेकिन आगे की चर्चा हम करेंगे नहीं, यहाँ हमें 2 चीज़ों के बीच का कन्वर्जन देखना था। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर आप गैस को ठंडा कर देते हैं तो सामान्य प्रक्रिया यही है कि वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। और यही जो प्रक्रम है इसी को कहा जाता है कंडेंसेशन यानी संघनन। अब संघनन जो है ये क्वथन या वाष्पन आप कह लीजिए, क्वथन को ही वाष्पन कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वथन अथवा वाष्पन के विपरीत प्रक्रम है, उसी का रिवर्स है, आपने देखा। इसके बाद एक और यहाँ फिनोमिना है जो कि है हिमीकरण यानी जमा दीजिए। तो जमाने की प्रक्रिया में आप समझ रहे हैं, शीतलन की प्रक्रिया जो है इसमें द्रव पदार्थ को ठोस में बदला जाता है। जैसे पानी है, आप फ्रीजर में रख दीजिए, उसके बाद वो जम जाएगा। तो ऐसे ही हर पदार्थ जम सकता है, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करने की आवश्यकता है। तो हिमीकरण जो है वो गलन का विपरीत होता है, पिघलने का ये जस्ट अपोजिट है। सीधी बात है, कॉमन सेंस की बात है, आप समझ सकते हैं। और इसीलिए द्रव का हिमांक वही होता है जो उसके ठोस का गलनांक होता है। जैसे बर्फ के लिए 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसका गलनांक है, उतने पे वो पिघलना चालू हो जाती। और द्रव के लिए यानी पानी के लिए, उदाहरण के तौर पे पानी के लिए वही चीज़ उसका फ्रीजिंग पॉइंट है यानी हिमांक है, जिस पर कि वो जमना शुरू हो जाता है। तो यही बात है, मतलब द्रव का हिमांक और ठोस का गलनांक समान होता है। इससे यही निष्कर्ष निकल कर आता है। वही उदाहरण दिया गया जो पीछे आपको बताया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये वाष्पन है, इवेपोरेशन। तो वाष्पन यहाँ हम लोग पढ़ तो रहे हैं, उसके साथ साथ हम शीतलन को जोड़ कर देखेंगे। तो वाष्पन की प्रक्रिया में हो क्या रहा है, अपने क्वथनांक के नीचे, क्वथन बिंदु हर पदार्थ का अलग अलग है, तो अपने क्वथनांक के नीचे ही किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने का जो प्रक्रम है, क्वथनांक से नीचे का तापमान है, ये ध्यान दीजिएगा। और उसी कंडीशन में द्रव जो है वो भाप में बदलने लग रहा है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है वाष्पन। और किसी भी लिक्विड का जो वाष्पन है वो कमरे के तापमान पर भी हो सकता है। गीले कपड़ों में उपस्थित जल जो है ये वाष्पन की वजह से ही गायब हो जाता है, कपड़े सूख जाते हैं। आप धूप में सुखाते हैं ना गीले कपड़े, या हवा में रख देते हैं तो भी सूख जाता है, बशर्ते कि हवा जो है वो शुष्क होनी चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। पोखरों का पानी भी वाष्पीकृत होता है, और पोखरा क्या, महासागर ही है। वर्षा कैसे होती है, वहाँ से जल वाष्प बनती है, वो ऊपर इकट्ठी होती है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर ग्रेविटी की बदौलत नीचे आती है, तो वो वर्षण की प्रक्रिया है। लेकिन कहने का मतलब ये कि महासागर से भी वाष्पन होता है, लगातार जो पानी है वो वाष्पीकृत होता है, और उसकी फिर पूर्ति कैसे होती है, नदियों के पानी के द्वारा, वर्षा के पानी के द्वारा, या अन्य जो स्रोत हैं उनके माध्यम से। तो कुल मिलाकर ये वाष्पन है। और उसके बाद एग्जाम्पल कई सारे दिए हुए हैं। द्रव का ताप बढ़ाने पर वाष्पन की दर जो है वो बढ़ने लगती है। आप गैस को डिम किए हुए हैं तो सब्जी में से कम भाप निकलती है, और गैस को तेज कर दीजिए, ठीक, तेज उसकी जो फ्लेम है उसको कर दीजिए, आप देखें बहुत तेजी से भाप निकलनी चालू हो जाएगी। यही पानी के साथ भी होता है, मतलब कुछ भी जो आप गर्म कर रहे हैं। अब यहाँ एक चीज़ और कही गई कि किसी द्रव के वाष्पन की दर उसके क्वथनांक पर अधिकतम होती है। इसका मतलब क्या समझे आप,
क्वथनांक पे तो वाष्पीकृत होगा ही, यानी उसकी अवस्था बदलने का वो बिंदु है, मतलब वो टेम्परेचर मिला तो उसकी जो स्टेट है वो मतलब पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। लेकिन द्रव का जो वाष्पन है वो क्वथनांक से भी नीचे होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वथन बिंदु जो है वहीं पर जाकर वो वाष्पीकृत होना शुरू होगा, ऐसा नहीं है। उसमें वाष्पन तो पहले से ही जारी है, लेकिन ये वो बिंदु होता है जहाँ से वो पूरी तरह से अपनी अवस्था बदल लेता है। ये बारीक अंतर है, ध्यान दीजिएगा। और वायु की आर्द्रता जब निम्न होती है, यानी वही हवा में ह्यूमिडिटी अर्थात नमी की मात्रा, जो पानी की मात्रा है वो कम होती है, तो ऐसी स्थिति में वाष्पन दर उच्च होती है और जल अत्यंत शीघ्र वाष्पित होता है, जबकि वायु की आर्द्रता उच्च होने पर वाष्पन की दर धीमी हो जाती है। अब इसका फिनोमिना आप देखिए, जो हमारे रूम कूलर होते हैं, डेजर्ट कूलर होते हैं, उनको आप बाहर लगा दीजिए। अभी जब पछुआ हवा चलती है, पछुआ हवा का मतलब है लू चलती है, लू वाला सीज़न होता है, तो वो शुष्क हवा होती है, उसमें नमी नहीं होती है, तो उस समय आप उसका खूब आनंद लेते हैं, बढ़िया एकदम ठंडी हवा देगा। आप कहेंगे कि एसी वाले से हम कम हैं क्या? लेकिन जब उमस का मौसम आता है, जैसे इस समय चल रहा है, बरसात एक तो मैदानी इलाकों में ठीक से हो नहीं रही है, जो हो रही है वो भी, मतलब ये नमी वाला सीज़न होता है, तो इस समय जब आप कूलर चलाते हैं ना, तो आपको आराम कम मिलता है और तकलीफ ज़्यादा मिलती है, और ज़्यादा आपकी घबराहट, बेचैनी और चिपचिपाहट जो है वो बढ़ जाती है। तो मतलब यही है कि वाष्पीकरण की जो दर है वो धीमी हो जाती है इस समय। चलिए आगे चलते हैं। वाष्पन की वजह से जो कूलिंग का प्रोसेस होता है वही समझाया जा रहा है, और इसमें हम सारी चीज़ों को देखेंगे। अभी कूलर वाला एग्जाम्पल दिया था, और जो मिट्टी का मटका होता है, पानी रखने के लिए होता है, उसके अंदर भी यही काम करता है। पसीने की जो प्रक्रिया है, पसीना निकलने वाली, उसमें भी यही चलता है ना। तो किसी पात्र में भरा हुआ द्रव जब, यहाँ देखिए आप, किसी पात्र में भरा हुआ द्रव जब वाष्पित होता है तो वह उस पात्र से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त करता है। ठीक, गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या है? अवस्था बदलने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता है वही है गुप्त ऊष्मा, ये छिपी रहती है। तो ऊष्मा खोने के कारण अब जहाँ से वो गुप्त ऊष्मा गेन कर रहा है अपनी, मान लीजिए कि किसी कंटेनर में आपने रखा है और उससे वो अपनी गुप्त ऊष्मा को प्राप्त कर रहा है ताकि वो वाष्पीकृत हो सके, तो टेम्परेचर एक जगह से लिया जा रहा है, यानी जहाँ पे तापमान इकट्ठा था वहाँ से हमने कुछ निकाल लिया तो वहाँ कमी आएगी, है ना। तो यहाँ पर वही होता है, मतलब पात्र जो है वो ठंडा हो जाता है। और वाष्पन के कारण शीतलन का एक बढ़िया एग्जाम्पल आप देखते हैं, मिट्टी के बर्तनों में पानी का ठंडा होना, और मिट्टी की दीवारों में बड़ी संख्या में अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कुछ जो है वो लगातार इन छिद्रों से, मतलब कुछ पानी जो है वो लगातार इन छिद्रों से, जो घड़े हैं उनसे बाहर निकलता रहता है। वो आपको लगता नहीं है, लेकिन घड़ा जो है ऊपर से भीगा भीगा सा दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या है? वो जो रंध्र होते हैं, पोर होते हैं, उनमें से पानी रिस रहा होता है हल्का हल्का, और वो वाष्पीकृत होता रहता है। उसमें वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है, और वाष्पन के लिए वो मिट्टी के मटके से अपनी ऊष्मा, आवश्यक जो गुप्त ऊष्मा है उसको लेता है। नतीजा क्या होता है कि मटके का टेम्परेचर कम हो जाता है। ऐसे ही हमारा शरीर जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना निकालता है, ये भी ठंडा करने का एक प्राकृतिक तरीका है। जिन जीवों में पसीना नहीं होता है तो वो जीव निकाल कर हाँफते हैं, जैसे कुत्ते को देख लीजिए। तो ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, इसमें क्या होता है, जो सूती कपड़े हैं वो पानी का अच्छा अवशोषण करते हैं, मतलब सोखने की जो उनकी शक्ति है वो ज़्यादा होती है, तो वो पसीना हमारा सोख लेते हैं। कहते हैं गर्मी में सूती कपड़ा पहनना चाहिए, तो क्यों कहते हैं वो बताया जा रहा है। तो ये पसीना जो हमें होता है उसे सोख लेते हैं। अब ये जो पसीना है, इसका वाष्पन हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, मतलब पसीना जो है वो गर्मी पाकर वाष्पीकृत होना चाहता है, लेकिन उसको गुप्त ऊष्मा चाहिए, तो गुप्त ऊष्मा वो हमारे शरीर से लेगा कि हमें टेम्परेचर दो ताकि हम गैस बन जाएं। तो ऐसी कंडीशन में वो उड़ेगा वहाँ से, मतलब ख़त्म हो जाएगा, और जो शरीर है वो ठंडा हो जाएगा। ठीक, पॉलिएस्टर के कपड़े जो हैं, या जो सिंथेटिक आप कहते हैं, ऐसे कपड़े अवशोषित नहीं करते हैं पसीने को, तो वहाँ पर आपको राहत नहीं मिलती है, चिपचिपाहट बनी रहती है। इसीलिए गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। वैसे ही आपको खूब पसीना हुआ है, आप धूप में से तप कर आइए और पंखे के नीचे बैठ जाइए, तो पंखा जो हवा देगा वो आपको बहुत ठंडी महसूस होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि त्वचा से निकलने वाला जो पसीना है उसकी वाष्पन की दर बढ़ जाती है, और वाष्पन की दर बढ़ेगी तो वो तेज़ी से आपके शरीर से गुप्त ऊष्मा को अवशोषित करेगा। नतीजा क्या होगा? आपका शरीर का जो तापमान है वो कम हो जाएगा, आपको राहत महसूस होगी। ये होता है। और वही डेजर्ट कूलर का पीछे एग्जाम्पल दिया था, वो यहाँ हाजिर हो गया। ये बार बार पूछा है, एप्लीकेशन के तौर पे पूछा जाता है कि डेजर्ट रूम कूलर जो है, यानी गर्मी में इस्तेमाल किए जाने वाले जो रूम कूलर होते हैं, और रूम कूलर ही क्यों, बाहर से जो आप लगाते हैं उसके साथ भी वही है। तो ऐसे जो कूलर होते हैं, इनमें शीतलन जल के वाष्पन की वजह से होता है। तो गर्म और शुष्क दिन जो होते हैं, जिसमें कि हवा सूखी होती है, शुष्क होती है, उसमें नमी की मात्रा बहुत कम होती है, तो ऐसे दिनों में ये ज़्यादा शीतलता देते हैं। और जो उच्च ताप वाला लेकिन चिपचिपा मौसम होता है, आर्द्रता वाला मौसम होता है, उसमें ये उतने ही कष्टदेय होते हैं।
तो लोग फिर एयर कंडीशन की शरण में जाते हैं। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर की हैं और इसमें हमने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हम ऑप्टिक्स को देखेंगे, जो कि फिजिक्स की यानी भौतिक विज्ञान की एक और महत्वपूर्ण ब्रांच। यहाँ हम प्रकाश क्या है ये जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके सहारे हम चीज़ों को देख पाते हैं, और इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें, जैसे लेंस है आपका, या महत्वपूर्ण कोई नियम है उसको देखेंगे, दर्पण की परिभाषा देखेंगे, नेत्र की संरचना देखेंगे। ये सब कुछ यहाँ देखना शेष है। लेकिन इस लेक्चर में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।